हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मेशन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इस लॉ को समझने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ ताकि आपको ये लॉ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, ये जो आपको सेपरेशन मेथड दिख रहा है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे ही बेस्ड होता है। अब कैसे, ये हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले लेना होगा एक सेपरेटिंग फनल। ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है। अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक सेपरेटिंग फनल लेना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड लेने पड़ेंगे। इमिसिबल लिक्विड्स हम फिर क्या करते हैं, उन दोनों इमिसिबल लिक्विड को इस सेपरेटिंग फनल में फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हमें जिस ड्रग का नेचर पता करना है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम क्या करते हैं, एक अननोन ड्रग का नेचर पता करते हैं। क्या करते हैं, अननोन ड्रग का नेचर पता करते हैं। तो हम पहले तो हम इसमें सॉल्वेंट डाल लिए, मीन्स 2 इमिसिबल लिक्विड डाल लिए। उसके बाद हम जिस सॉल्यूट का या फिर जिस ड्रग का हमको नेचर पता करना है कि वो लिपोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है, उस सॉल्यूट को इसके अंदर हम डालते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं अप्रॉक्स 15 मिनट तक। शेक करने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, स्टैंड में हम लगा देते हैं। अबाउट उसको 30 मिनट तक हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, ये जो ड्रग है हमारा वो इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई करता है। मीन्स वो जिस फेज में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा उस एरिया पे वो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम 30 मिनट बाद इसको यहाँ पे एक लेयर हमको दिखने लग जाता है। फिर हम यहाँ पे जो हमारा स्टॉपर होता है इसको खोलते हैं। खोलने के बाद क्या होता है, जो वाटर वाला है उसको हम अलग बीकर में ले लेते हैं और जो हमारा ऑयल पोर्शन बचता है उसको हम अलग बीकर में लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेके जाते हैं हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास। उसके बाद हम चेक करते हैं कि किसमें हमारा जो ड्रग है वो ज़्यादा सॉल्यूबल हुआ है। अगर हमारा जो ड्रग है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल हुआ तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ड्रग है वो कौन कौन से नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का। अगर वो ऑयल वाले पोर्शन में ज़्यादा डिजॉल्व हुआ होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूट था, है ना, वो किस पे ज़्यादा डिजॉल्व होगा, हमारे ऑयल में, मतलब कि वो लिपोफिलिक नेचर का होगा। तो जब आप उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रखते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ वैल्यू मिलती है। अगर आपके पार्टीशन कॉफिशिएंट की वैल्यू वहाँ पे ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब आपका जो ड्रग है वो लायोफिलिक नेचर का है। अगर वो आपकी पी की वैल्यू मतलब पार्टीशन कॉफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो वहाँ पे ड्रग था वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब हम अपना मेन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यहाँ पे डेफिनेशन। Law that governs distribution of a solute between 2 immiscible liquid, it is also known as a Nernst distribution law और Nernst partition coefficient। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा लॉ होता है जो हमें बताता है कि कोई भी हमारा सॉल्यूट है वो 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच कितना क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको हम नर्नस्ट पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे वही हम सॉल्यूट लिए और 2 इमिसिबल लिक्विड लिए, दोनों को फिर हम सॉल्यूट को क्या किए, इन इमिसिबल लिक्विड में डालें। देन उसके बाद क्या होता है, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इट्स कंसंट्रेशन इन 2 लिक्विड बिकम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि अब हम उसको क्या कर देते हैं, सॉल्यूट को डालते हैं उसमें, देन कुछ टाइम के लिए उसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट रखने के बाद क्या होता है, वो सॉल्यूट अपने आप दोनों लिक्विड में क्या होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ठीक है। उसके डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम लास्ट में पता कर लेते हैं कि हमने जो ड्रग डाला है, जो सॉल्यूट डाला है वो कौन से नेचर का है। ठीक। अब यहाँ पे पार्टीशन कांस्टेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब आप यहाँ पे सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड। इट इज़ अ मेजर अ ड्रग लिपोफिलिसिटी एंड इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये पता करते हैं कि हमने जो उस पर सॉल्यूट या फिर उसमें हमने जो ड्रग डाला है उसका नेचर क्या है। अगर वो लिपोफिलिक नेचर का हुआ तो सिंपल सी बात है, वो जो ड्रग है हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी ईजिली क्रॉस करेगा और जो भी उसको एक्शन शो करना होगा वो ईजिली उस एक्शन को क्या करेगा, शो कर पाएगा। अब ये तो रहा हमारा थ्योरी पोर्शन। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसका इक्वेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, आपने जो सॉल्यूट डाला था उन दोनों इमिसिबल लिक्विड में, हम मान लेते हैं कि वो सॉल्यूट एक्स है यहाँ पे। ठीक है। तो इफ अ सॉल्यूट एक्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड, हमने उन दोनों सॉल्वेंट का जो दोनों इमिसिबल लिक्विड थे, एक ऑयल और एक वाटर, दोनों को हम यहाँ पे ए और बी नाम दे दिए हैं। तो क्या होता है, ये जो सॉल्यूट ए और बी में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सॉल्वेंट ए एंड बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्स इज इन दी सेम मॉलिक्यूलर कंडीशन इन बोथ सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने डाल दिया, अब हम उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक। तो इस कंडीशन में जैसा कि आपने देखा है कि ये हमारा क्या था, एक सेपरेटिंग फनल था। तो इस कंडीशन पे क्या था, अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूट डाला तो जितना सॉल्यूट ये हमारे पहले लिक्विड में आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ एक्स यहाँ पे हम सॉल्यूट को मान रहे हैं, तो एक्स का कंसंट्रेशन लिक्विड ए में। ठीक है। अब ये हमारा नीचे वाला अगर बी है तो अब हमने जब ये सॉल्यूट डाला तो यहाँ पे भी तो उसका कंसंट्रेशन गया, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि एक्स का कंसंट्रेशन बी में। ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट बी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एक्स इन ए मतलब कि पहले हमारे लिक्विड में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वही उसी सॉल्यूट एक्स का इन बी में, मतलब कि सेकंड आपके लिक्विड में। ठीक है।
तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखते हैं के डी यहाँ पे हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट। अब हमने क्या कहा कि जो हमारा सॉल्वेंट ए था, ठीक है, सॉल्वेंट ए था, तो उस पर जो सॉल्यूट हमने अभी अभी डाला था तो उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ए में C1 है, ठीक। और जो हमारा सॉल्वेंट बी है, ठीक है, उस पर उसी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, C2 है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। तो बोलता है कि इफ C1 इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ए एंड C2 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट बी, ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C1/C2 इज इक्वल टू के डी हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट था, ठीक। जहाँ पे हम के डी को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, पार्टीशन कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बोल सकते हैं। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने डाल दिया, हमको पता चल गया कि हाँ एक्स ए में इसका कंसंट्रेशन इतना है, बी में इसका कंसंट्रेशन इतना है। अब ये सॉल्यूट, अब ये जाने के बाद अब अंदर में क्या करता है, हमने कहा था कि सॉल्यूट डालने के बाद हम उसको हिलाते हैं, देन कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। कैसे, देखिए R1 रेट से ये जो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वो जो इस वाले सॉल्वेंट से बी में आता है, देन ये जो बी में जो हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो ए में जाते हैं। तो इस तरह वो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट एक्स रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे द रेट R1, ठीक है, द रेट R1 एट विच मॉलिक्यूल ऑफ एक्स पास फ्रॉम सॉल्वेंट ए टू बी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन C1 इन ए। इसका मतलब ये बोलता है कि हमारा जो इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, हमारा जो इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ठीक है, वो R1 रेट से क्या कर रहा है, सॉल्वेंट ए से बी में जा रहा है, ठीक, सॉल्वेंट ए से बी में जा रहा है, तो ये हमारा R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस C1 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, तो R1 इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे K1 यहाँ पे क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे C1 ये हमारा वो इक्वेशन नंबर 1, तो वेयर K1 इज अ कांस्टेंट, ठीक है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हम सेकेंड में भी वही लाइन लिखते हैं, जस्ट यहाँ पे R1 की जगह हम R2 लिखेंगे, द रेट R2 एट विच द मॉलिक्यूल एक्स पास फ्रॉम द B टू A। देखो पहले वाला A टू B आ रहा था, हम इसको कहाँ से लेके जाएंगे, B टू A, ठीक है, B टू A इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन C2 इन B, ठीक है। ये किसके होता है, जो हमारा रेट 2 है वो C2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और ये हमारा R2 यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, हमारा C2, ठीक, ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे K2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो R1 इज इक्वल टू R2 हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब उसका मोशन पूरा बंद हो चुका है, हमारा जो सॉल्यूट था है ना, अब उसका मोशन पूरा बंद हो चुका है, पूरा इक्विलिब्रियम में आ चुका है। उस कंडीशन पे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से K1C लिखते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे K2C लिखते हैं। कहाँ से आया ये हमारा, देख सकते हैं आप, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 से K2C आया है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको लिखते हैं C1/C2 इज इक्वल टू K2/K1 इज इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका K2 और K1 है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब C1/C2 इज इक्वल टू हमारा बच गया KD, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट हमारे सॉल्यूट के दोनों सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, बराबर होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर आपसे ये इक्वेशन पूछे तो आप इसको एग्जाम में ज़रूर लिखना। अब हम इसका लिमिटेशन देखते हैं, ठीक है। द सेलेक्टेड सॉल्वेंट मस्ट बी इमिसिबल विथ ईच अदर। हमने जो 2 सॉल्वेंट लिए थे A एंड B, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे में इमिसिबल होने चाहिए, ठीक है। सेकंड में बोलता है कि द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। हमने जो यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पे टेम्परेचर रहा होगा, हम इसको चाहे रूम टेम्परेचर में ही क्यों ना करें, तो वो जो टेम्परेचर है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, ठीक। देखिए, द सॉल्यूट यूज टू बी इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन द both solvent and solute must be present at a low concentration because at a high concentration of solute nonus distribution does not hold good। इसका मतलब ये है कि आपने जो सॉल्यूट डाला है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ननस जो इक्वेशन है वो फेल हो सकता है। आपने जो सेपरेटिंग फनल में जो ड्रग डाला था वो जब तक इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए तब तक आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी बीकर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ द ड्रग। हम पार्टीशन कॉफिशिएंट का यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी अननोन ड्रग का नेचर पता करने के लिए कि वो लिपोफिलिक है फिर हाइड्रोफिलिक है। पार्टीशन कॉफिशिएंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग। क्लियर। उसके बाद ड्रग रिलीज मतलब कि जो भी आपके ऑइंटमेंट हो गए, जेल हो गए, क्रीम हो गए, उसमें से कितना ड्रग रिलीज होगा ये भी किस पे डिपेंड करता है, पार्टीशन कॉफिशिएंट में। पार्टीशन कॉफिशिएंट हेल्प टू स्टडी रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द जेल, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। एंड लास्ट हमारा इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। जो पार्टीशन कॉफिशिएंट है उसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।